अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार? सब कैसे हो? ठीक ठाक हो गया आप लोग? मुझे पता है। अच्छा यार, इसके अंदर ना ये जो वीडियो हम बनाने लगे हैं इसके अंदर ये है कि मैं बेसिकली बात करूँगा चेस्ट एक्सरे के बारे में। थोड़ी सी जेनेरिक हो सकती है, थोड़ी सी मतलब बातें जनरल होंगी और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है बीच में डेडिकेटेड और जो है ना स्पेसिफिक भी हों। एक्सरे एक ऐसी मोडालिटी है, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि तकरीबन मेरे ख़्याल में सबको ही आनी चाहिए अगर देखा जाए तो। अच्छा, अब उसकी रीज़न ये है कि ये एक बड़ी ऐसी बेसिक सी जो है ना वो एक ऐसा टेस्ट है जो बड़ी आसानी से और बड़ा जल्दी हो जाता है। आपने अगर बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं या बहुत सारे साइंस ऐसे हैं जो आप एक कर सकते हो जस्ट एक एक्सरे की बेसिस के ऊपर। तो अब चेस्ट एक्सरे जब भी आप कोई देखते हैं तो अब आपको समझ नहीं आती यार हमने फोकस किधर करना है। मैं बेसिकली एक बहुत ही एक तरह की ना बड़ी क्रूड सी वीडियो होगी। इसके बाद अगर मैं कोई सीरीज स्टार्ट करूँगा इसके ऊपर तो वो थोड़ी सी ज़्यादा जनरल तो नहीं होगी, ज़्यादा स्पेसिफिक होगी, लेकिन इसमें जस्ट एक आइडिया देने के लिए और थोड़ा मैं भी यूज़ टू हो जाऊँ क्योंकि मैंने पहले कभी ये प्रोसेस नहीं किया। तो उसमें ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें अगली वीडियोस में बनानी है जब मैंने एक डेडिकेटेड सीरीज़ चलानी है एक्सरे के ऊपर। इसके ऊपर मैं जेनेरिक सी बात करूँगा। एक्सरे देख के ऊपर अक्सर जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हम लोग तो कंफ्यूज हो जाते थे स्टार्ट के अंदर कि यार इसके अंदर हम क्या देखें। कोई एक चीज़ देखते हैं तो दूसरी मिस हो जाती है, दूसरी देखते हैं तो तीसरी मिस हो जाती है, या पता ही नहीं चलता, सारे एक्सरे एक जैसे ही लगते हैं। तो अब हमने इसमें क्या करना है कि हमने एक अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि कोई भी चीज़ मिस ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर तो आप सिर्फ लंग्स देखने पे जाओगे तो अंदर मैं 7 चीज़ें भी आपको ऐसी बता देता हूँ जो कि आप काफ़ी हद तक जो है ना वो मेजॉरिटी जो है वो मिस कर जाएंगे। जो पहली चीज़ है सबसे हमने इसको ABC रखेंगे। ये एक बड़ा पुराना तरीका है इसको याद करने का। ठीक है, तो बड़ा आसान भी है और आपकी ना अप्रोच बड़ी अच्छी बन जाती है। फॉर एग्जांपल एमरजेंसी में अगर आप करवाना चाह रहे हो किसी का कोई एक्सरे, कोई ऐसी डिजीज़ है जो आप रूल आउट करना चाह रहे हो, जो कि अक्सर डिजीज़ आती हैं एमरजेंसी की, मोस्टली केसेस आते हैं जिनमें आपको एक्सरे करवाना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ काफ़ी हेल्प आउट करेगी। ये छोटा सा जो है ना वो एक गिमिक टूल है, मतलब एक तरह का टूल है जो आप जिससे कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, वो 6 ही हैं मेरे ख्याल में, F तक ही आता है, ABCDEF तक। ठीक है, ए जो है बेसिकली वो है आपका एयरवे। ठीक है, मैं अभी साथ साथ ही ना बताता जाऊँगा। एयरवे मोस्टली हम लोग नहीं देख पाते या देखते नहीं हैं। ठीक, तो इसकी जो है ना वो बाकी क्या उसे कहेंगे हम, तस्वीरें मैं साथ साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि एयरवे यहाँ पे आपने कैसे देखना है। यार एक जो प्रिंसिपल है ना, अगेन ये बात भी करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रिंसिपल है जितनी भी इमेजिंग मोडेलिटीज़ हैं, इमेजिंग के जितने भी टेस्ट हैं ना, मोस्टली उन सब का एक बड़ा सादा सा प्रिंसिपल है। ठीक है, कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा डेंस होगी, यानी कि जिसकी डेंसिटी जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा ओपेक यानी कि वाइट नज़र आएगी एक्सरे के ऊपर। ठीक है, अब वो क्यों, उसकी वजह यह है कि अभी हम बेसिकली प्रिंसिपल बताने लगा हूँ, यही प्रिंसिपल सीटी का भी है और एक्सरे का भी है, और किसी हद तक टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो है ना वो ये अल्ट्रासाउंड और एमआरआई में भी यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली सीटी जो और एक्सरे के अंदर वो ये है कि बेसिकली जब हम एक एक्सरे करते हैं तो फॉर एग्जांपल कि ये एक इंसान खड़ा है। ठीक है, इंसान हम थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं क्योंकि अच्छा जी, ये अब एक लेडी आई हैं। ठीक है, इन्होंने अपना एक्सरे करवाना है, इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी। ये जब आएंगी तो हम इनका एक्सरे ऐसे करेंगे क्या, मैंने कहेंगे कि आप जो है ना वो लेडी जी उस तरफ मुंह कर लें, ये इनका इंटीरियर है फॉर एग्जांपल, और यह पोस्टीरियर, और इसकी भी रीज़न बताता हूँ कि एंटीरो पोस्टीरियर या पोस्टीरो इंटीरियर क्यों करवाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से एक्सरे की एक बीम ऑफ लाइट जो है ना वो रेज़ इनको आके हिट करेंगी। ठीक है, एक्सरे सोर्स ये होगा। ठीक है, ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ मैं। अब यहाँ से रेज़ गुजरेंगी, पास करेंगी। ठीक है, मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ कोई। ठीक है, तो रेज़ पास कर रही हैं, अब इधर से गुजर रही हैं। ठीक है, और शेडो जो है वो इनका बनेगा, सामने एक हमने फिल्म लगाई होती है। ठीक है, उसके ऊपर। ठीक है, अब लेकिन मसला ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो हमारी चेस्ट है उसके अंदर। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारी चेस्ट के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन है। फॉर एग्जांपल मैं चंद एक बना देता हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पास ट्रेकिया आ जाता है, हमारे लंग्स हैं, एल्वियोलाई हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हमारा अगर देखा जाए तो साथ ही यहाँ पे हार्ट भी पड़ा होता है। ठीक है, हार्ट के अपने स्ट्रक्चर हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है, ये
पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपके लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा मतलब मैं मेनली अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपकी चेस्ट के अंदर मौजूद हैं। अब जो हर ऑर्गन की जो डेंसिटी है ना वो भी डिफरेंट है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स की डिफरेंट डेंसिटी है और डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेज को एब्जॉर्ब करेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, उनकी डेंसिटी क्या है कि सिर्फ एयर होती है, थोड़ा बहुत इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है अंदर, तो उनमें से मोस्टली जो रेज है ना वो कर जाएंगी पास बिल्कुल स्ट्रेट थ्रू, ठीक है। और इसीलिए लंग्स जो हैं वो हमें ब्लैक नज़र आएंगे। उसकी रीज़न यही है कि वो रेडियो पेग नहीं होंगे क्योंकि डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, जैसे कि मैंने ऊपर बताया डेंसिटी ज़्यादा नहीं थी तो रेज पास कर जाएंगी और वो रेडियो पेग नहीं नज़र आएंगे, वो हमें रेडियो लूसेंट काइंड ऑफ नज़र आएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर देखें चेस्ट एक्सरे के ऊपर तो हमारे लंग जो हैं वो काफ़ी हद तक ये सब ब्लैक नज़र आते हैं क्योंकि रेज थ्रू एंड थ्रू हो जाती हैं। लेकिन जो आपका ब्लड है या जो आपका सॉफ्ट टिश्यू है, ब्लड इज़ और काइंड ऑफ मोस्ट डेंस जो है वो सॉफ्ट टिश्यू है आपकी बॉडी का, जिसमें से रेज बहुत कम गुजरती हैं, ठीक है। और हार्ट जैसे उसका हार्ट का अपना मसल का टिश्यू है वो भी काफ़ी डेंस है, तो उसमें से भी रेज जो है वो काफ़ी कम गुजरेंगी। तो ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल है और वही शेडो यहाँ पे आके आपका एक्सरे के ऊपर बनेगा फिर अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ दैट टिश्यू। मैं अब आपको बता रहा था एयरवे से बात स्टार्ट हुई थी। अब एयरवे बेसिकली जो ट्रेकिया है दैट इज़ ऑल्सो कंटेनिंग जस्ट एयर, नथिंग एल्स, ठीक है। तो चूँकि उसमें के अंदर भी सिर्फ एयर है तो वो भी अपना एक बड़ा अच्छा सा कॉन्टोर बना देगा एक्सरे के ऊपर, ठीक है। जो उसका ये बॉर्डर है बाहर वाला वो और जो हवा का इंटरफेस है उनका एक बड़ा अच्छा मिलाप हमें नज़र आता है एक्सरे के ऊपर। ये देखें, इसको थोड़ा सा अगर मेरे ख्याल है बड़ा कर लिया जाए, अच्छा चलें इसको ऐसे रखते हैं। तो अब अगर आप ये देखो कि ये कितना प्यारा इसका कॉन्टोर बन रहा है, ये देखें मैं थोड़ा सा इसको दूर दूर रख रहा हूँ, आप बस फॉलो करते रहिए। अब यहाँ पे डिवाइड हो गया, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है। थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको अगर आप समझना चाह रहे हैं, तो मैं इसको ना थोड़ा सा ये भी कर देता हूँ, इसको ल्यूमन भी बना देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ हालांकि ये वैसे एक्सरे है ना जो ये करने वाला है, थोड़ा सा बताने वाला है, इसके अंदर एक दो पैथोलॉजी है तो उसके लिए मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम ना दोबारा मैं 1 मिनट इसको ले आऊँ वापस। चलें इसी के ऊपर हम करते हैं, हालांकि वैसे इसके ऊपर पैथोलॉजी है। तो बाकी जो है ना आगे मैं आपको बताता हूँ कि बाकी आगे कौन से जो है हम करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। तो बाकी स्ट्रक्चर जो बी में आता है ना, बी में आपकी आती हैं बोन्स बेसिकली, जो कि मोस्टली इग्नोर कर दी जाती हैं, ठीक है। बोन्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अगर देखा जाए ना, यहाँ पे अगर मैं आपको देख के बताऊँ तो बोन्स जो हैं वो कैसे आप देखेंगे और कौन कौन सी देखेंगे, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके जो है ना वो एक्सरे के अंदर। इसको एक काम करते हैं, हम ऊपर ही ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें बोन्स कैसे हम देखेंगे। बोन्स जो है ना, ये वाला जो एस्पेक्ट आपको नज़र आता है बोन का, ये होता है इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है और आगे बोन आगे फिर कर्व हो जाती है। मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, ये आपकी फर्स्ट रिब है, ये आ रही है, ये आ रही है और ये कर्व हो गई, ठीक है। ये सेकंड रिब है, ये आ रही है, आ रही है, यहाँ पे आगे थोड़ी सी गायब होती है, लेकिन अगेन ये आपको एक इंटरसेक्शन मिल जाता है कि इंटरसेक्ट कर रही होती है। ये थर्ड रिब है, ये फोर्थ रिब है, ये फिफ्थ रिब है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये फर्स्ट रिब है, सॉरी फर्स्ट ये थी, वो सेकंड थी जो मैंने ड्रॉ की, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ये मैं सबका एंटीरियर एस्पेक्ट आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वो फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है, फिफ्थ का ये है, सिक्स्थ का ये, सेवन्थ, एट्थ एंड अगेन सो नाइन्थ और टेंथ जो है वो काफ़ी नीचे आएंगी थोड़ा, ठीक है। तो ये यार हो गया बोन्स का।
बोन्स अगर आप देखना चाहें तो, और हाँ जो क्लेविकल है वो, सॉरी मैं भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट बोन है। अगर आपने सामने देखना है, जो पी ए व्यू देखना है, उसके अंदर आपको यही बोन्स मोस्टली नज़र आएंगी, या आपको थोड़ा बहुत जो वर्टिब्रा हैं उनकी आप कुछ पैथोलॉजीज जो हैं वो देख सकते हैं, या डिनोट मतलब कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है वो ये आप चेस्ट ट्रॉमा के अंदर ही देख के बताते हैं। रिब्स को और क्लेविकुलर फ्रैक्चर्स को आप बड़ा अच्छा से अपना नोटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अब आगे जो निमोनिक है, ये इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब जो बाकी है, इसको हम कहते हैं, एक नया वर्ड शायद आपको होगा आपके लिए, कार्डियक सिलुएट। सिलुएट इज़ बेसिकली बॉर्डर बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है, जो कि उनको डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज़ और डिफ्रेंशिएशन बिटवीन दैम। कोई डिफरेंस है जिस वजह से वो दोनों आपस में डिफरेंट हैं, एक जैसे नहीं हैं। तो जो यहाँ पे एक हमारे पास है कार्डियक सिलुएट, वो है ये कार्डियक सिलुएट, हार्ट का बॉर्डर, ठीक है। क्योंकि हार्ट ब्लड से भरा हुआ है, आप कहेंगे लंग्स भी ब्लड से भरे हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे हैं। जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं जैसे पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरीज, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी एनलार्ज भी हैं और वो हमें क्लियरली नज़र आ रही हैं। लेकिन बाकी लंग टिश्यू के अंदर वो इंटरस्टिशियली नज़र आती हैं, छोटे छोटे और रेडियोपेक एरियाज हमें नज़र आते हैं लाइंस की फॉर्म में, जिनको हम करली बी लाइंस कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली है आपका हार्ट, क्योंकि इसके अंदर ब्लड बड़ा अच्छा डिनोटिफाई हो रहा है। ये उसका बॉर्डर है, इसको हम कहते हैं कार्डियक सिलुएट, ठीक है। तो कार्डियक सिलुएट ये हो गया, ये बॉर्डर आपने देखना होता है। और ये बॉर्डर, इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि जो जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, वो हर चीज़ की मैं आगे आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगा, जो कि आपको खुद फील होगा कि ये हमें नहीं पता थी और हमें बड़े अच्छे तरीके से बता दी गई है। जो फोर्थ चीज़ है वो है डायाफ्राम, क्योंकि हर एक चीज़ के साथ कोई ना कोई पैथोलॉजी रिलेटेड है। अगर आप एक चीज़ लंग्स के ऊपर ही मेनली फोकस करेंगे तो वो फिर आप बाकी चीज़ों को मिस कर जाएंगे। डायाफ्राम को मैं जल्दी जल्दी बताने के लिए, कि आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए, इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि आपको क्या नज़र आएगा। यार डायाफ्राम है ना जो, वो बेसिकली आपको डिफ्रेंशिएट करने में मदद देगा। बेसिकली जो एयर होगी ना, एयर अंडर द डायाफ्राम, वो बड़ा आपको एक क्लियर कट डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट ऐसे में पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे काली काला वो एरिया आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक हो गया। और जो है वो डायाफ्राम अगर रप्चर होगा तो यहाँ से आपको कुछ विजराज ऊपर जाते नजर आएंगे, जो कि आपकी मोस्टली कॉलोन होगी। और मेनली डायाफ्राम की कोई पैथोलॉजी ऐसा तो नज़र नहीं आती, लेकिन आपको यहाँ पे जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स है ना, वो ब्लंटेड नज़र आते हैं। तो डायाफ्राम के, और हाँ सॉरी मैं भूल गया, डायाफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ भी रिट्रैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक लोब किसी भी साइड के लंग का अगर वो एटिलैक्टेटिक है तो वो इसको अपनी तरफ खींच लेगा ऊपर, ठीक है, डायाफ्राम को। और दूसरी पैथोलॉजी अगर आप मेरे से पूछें जनाब, तो वो होगी कुछ डिजीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे अब आपकी डिजीज़ है, अब फ्रेनिक नर्व किसी भी तरीके से डैमेज हो जाती है ट्रॉमा से ड्यूरिंग सर्जरी, और जो है वो कोई ट्यूमर इन्वेड कर गया है, या फिर आपने कोई सर्जरी कर रहे थे, कार्डियोवैस्कुलर रेडियो एब्लेशन कर रहे थे, उसमें राइट साइड की अक्सर ट्रॉमा हो जाता है उसका नर्व का। तो उसमें ये होगा कि जब आप स्निफ टेस्ट करेंगे ना, तो डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्टेड होगा, यहाँ तक आया होगा। जब वो बंदा इंस्पायर करेगा तो वो ऊपर चला जाएगा, हालांकि उसको नीचे आना चाहिए। और इस साइड का जो है वो नॉर्मल काम करेगा, जो अनडैमेज साइड है। तो दोबारा नीचे आ जाते हैं निमोनिक की तरफ, उसके ऊपर फोकस करते हैं। और यार ई है ना, जो ई से बनेगा बेसिकली, कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बनता, लेकिन वो ये है कि आपने एंगल्स देखने हैं इफ्यूजन के लिए, ठीक है। तो एंगल्स है ना जो, वो आपने देखने हैं। इसके लिए मैं एक्सरेज काफ़ी दिखाऊंगा आगे, ये परेशान नहीं होना कि भाईजान भी ये इसी काम पे लगे हुए हैं कि सिर्फ पढ़ा रहे हैं और एक्सरेज दिखा नहीं रहे, जो काम की चीज़ है उसके लिए आगे बहुत टाइम है अभी देखने के लिए। फ़िलहाल मैं ये थोड़ी बेस सेट कर लूँ इधर। अच्छा यार, इसमें जो है ना आपने जस्ट एंगल ही देखने हैं फ्यूजन के, ठीक है, वो ब्लंटेड होंगे, जैसे मैंने पहले डायफ्राम के अंदर भी वो बता दिया। तो इफ्यूजन के लिए आपने जस्ट ये चीज़ देखनी है, प्लूरल इफ्यूजन। और हीमोथोरक्स और नीमोथोरक्स के अंदर भी वही चीज़ आ जाती है, एंगल्स आ जाते हैं उसके अंदर, और बाकी प्लूरा आ जाती है। जो लास्ट पे चीज़ है वो अब हम आएंगे लंग्स की तरफ, फील्ड्स जिसको हम कहेंगे, ठीक है, लंग फील्ड्स। क्योंकि लंग को अगर हम स्टार्ट में देखने लग जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें अगर आपने देखा तो हम मिस कर जाएंगे। मैंने भी कितनी बातें बोली हैं, एयरवे की काफ़ी सारी डिजीज़ हैं। फॉर एग्जांपल एयरवे रप्चर, एयरवे फॉरेन बॉडी, या एयरवे की जो डेविएशन है
वो होगी, ठीक है। बोन्स की ट्रॉमा हो सकती है, बोन की मेलफॉर्मेशन हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, ट्यूमर भी आप देख सकते हैं, कोई अगर लीशन निकल रही है बोन से। कार्डियक सिल्वेट की काफ़ी सारी हमें पैथोलॉजीज मिल सकती हैं, कार्डियोमेगैली मिल सकती है, कार्डियक टेम्पोनॉड मिल सकता है, कार्डियक सिल्वेट ऑब्लिटरेट हो जाती है निमोनियाज के अंदर। आपको अगर लिम्फेडेनोपैथी होगी तो वो आपको पैरा ट्रेकियल स्ट्राइप जो है वो अजीब सा नज़र आएगा। तो अब ये बेसिकली आपको बताने का तरीका था, जब भी आपने कोई एक्सरे देखना है ना तो ये सारी चीज़ें आपके जहन से पहले गुजरनी चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल जैसा कि मैंने बता दिया वो यही है। अब जो अगली वीडियो होगी ना यार, उसके अंदर मैं आपको तरतीब से बाकी सारा एक्सरे बताऊंगा।